अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? कैसे हैं आप लोग? ये आज आखिरी टॉपिक है हमारा, आखिरी लेक्चर है ये इस चैप्टर का 25 का। और इसमें आप लोगों ने आज 3 या 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहला जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है वो है कॉमनसलिज्म। व्हाट इज़ कॉमनसलिज्म या डिफ़ाइन कॉमनसलिज्म। तो कॉमनसलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक पार्टनर को फ़ायदा होता है, दूसरा पार्टनर को नुकसान कोई नहीं होता। एक पार्टनर को फ़ायदा होता है, दूसरे पार्टनर को नुकसान नहीं होता। तो इसका मतलब है सिर्फ़ एक ही पार्टनर इसमें से बेनिफिट जो है वो ले सकता है। कॉमनसलिज्म की अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो बड़ी एक वाज़ेह किस्म की एग्ज़ाम्पल है कि एक जो मछली होती है, ख़ास तौर पर शार्क्स हैं, शार्क के साथ एक और छोटी सी मछली होती है रेमोरास के नाम से। तो उसके नीचे आगे पीछे वो घूमती रहती हैं। शार्क जो है वो जब कोई शिकार करती है तो उसके स्क्रैप्स जो हैं वो टुकड़े वहाँ पे साथ साथ गिर जाते हैं। उन टुकड़ों को रेमोरास जो वो फीड करती है, उसको इस्तेमाल करती है। तो इस तरीके से शार्क को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे साथ रहने वाली जो रेमोरास हैं उसको फ़ायदा हो जाता है। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि जो स्नेल होते हैं वो वेल की साथ अटैच हो जाते हैं, उसके फिन्स के साथ या उसकी टेल के साथ, और वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो मूव करते हैं, क्योंकि स्नेल मूव नहीं कर सकते और जो वेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, तो स्नेल जहाँ एक जगह पे रहते हैं, खुराक ख़त्म हो जाती है, वो मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वो उसके साथ वेल के साथ अटैच कर लेते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि उसमें वेल का कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जो स्नेल हैं उसको उसमें से बेनिफिट आ जाता है। ये एग्जांपल हैं जो है वो इसकी कॉमनसलिज्म की। मैं इसको रीड कर देता हूँ। In this type of relationship, only one organism benefits from the relationship. The other partner is not affected at all. उस पर कोई असर नहीं होता. For example, sharks may have a small fish called remoras attached to them. As the sharks feeds, जैसा कि खुराक लेती है, the remoras picks up the scraps. The remoras benefit from this relationship. The shark is not affected at all. दूसरा क्वेश्चन है ग्रेजिंग। अब ये ग्रेजिंग जो है, बाज़ ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो ग्रेजिंग भी उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये है तो शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा वो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। मतलब है जैसा कि जी ग्रेजिंग क्या होती है, फिर आप बताता है कि जो ओवर ग्रेजिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा पूछता है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग, तो मॉडरेट ग्रेजिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है जी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग पे एक शॉर्ट नोट लिखें। तो फिर आप लोगों को ये तीनों मैंने हेडिंग दिए हैं, ये लिखने पड़ते हैं। ग्रेजिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग असल में जो है वो चरने को कहते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ जानवर होते हैं घास खाते हैं, इस अमल को ग्रेजिंग कहते हैं। गाय हो गई, बकरी हो गई, मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं वो घास खाते हैं, चरते हैं, घास खाते हैं, तो इस अमल को ग्रेजिंग कहते हैं। आप जो ग्रेजिंग है, साफ ज़ाहिर है उसमें जितना एनिमल हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं, ये इसी तरीके से जो अपनी खुराक हासिल करते हैं। और वो कहाँ रहते हैं, ये पास्चर लैंड में चरागाहें जो हैं वहाँ पे रहते हैं, और नेचुरल चरागाहें जो हैं वहाँ मौजूद होती हैं, या कुछ आर्टिफिशियल चरागाहें भी जो बनाई हुई हैं वहाँ पर ये रहते हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा जानवरों का वहाँ पे रहना। किसी चरागाह में हर जानवर के लिए, हर चरागाह में एक ख़ास कैपेसिटी होती है कि इस चरागाह के अंदर इतना जानवर जो वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा एनिमल वहाँ पे रख लिए जाएं या किसी वजह से वो आ जाते हैं तो ये ओवर ग्रेजिंग कहलाती है। और मॉडरेट ग्रेजिंग ये होती है कि जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही ग्रेजिंग करना जो है वो मॉडरेट ग्रेजिंग कहलाती है। तो जो ओवर ग्रेजिंग होती है
ओवर ग्रेजिंग के नुकसान जो हैं वो होते हैं, फ़ायदे इसके कम ही होते हैं। इसके नुकसान दो तरीक़ों से होते हैं। एक तो ये है कि ओवर ग्रेजिंग से जितना भी जानवर हैं वो सारी चीज़ों को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। मतलब जो घास है जब शार्ट होगी, मुकाबला ज़्यादा होगा, तो वो घास को और जो हर्ब्स और श्रब्स होती हैं उनको जड़ों समेत ही उखाड़ लेते हैं। वो जड़ों समेत ही उनको जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब जब साफ-ज़ाहिर पौधा जो है वो जड़ समेत ही आ जाएगा तो वो उसकी दोबारा स्प्रूटिंग या फूटने के तो चांस ही नहीं, कि वहाँ पौधा ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर पौधे जो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा यह है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा जानवर होंगे तो उनके जो सुम्ब होते हैं, हूव्स होते हैं, तो वो ज़मीन जो है उसको ट्रैम्पल कर देते हैं, उसको रौंद देते हैं। जब ज़मीन जो है वो ट्रैम्पल हो जाएगी, रौंदी जाएगी, तो वो ज़मीन दब जाती है। और जब ज़मीन जो है वो कंप्रेस होगी तो उसके अंदर पानी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो वाटर को अपने अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। या जब बारिश होगी तो पानी जो है वो सतह से बहता हुआ जो है वो उसमें आगे चला जाएगा, उस सतह से वो बह जाता है, उसके ऊपर रुकता नहीं है। और जब वो पानी जो है वो प्रेशर से बहता है तो वहाँ से जो ज़मीन है उसको, जो उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो ह्यूमस होता है, उसको भी बहा के साथ ले जाता है। और इसको कहते हैं कि ये जो है ज़मीन जो है सॉइल की इरोजन हो गई है। तो इस तरीके से ज़मीन जो है वो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और वहाँ से फिर वो नाहमवार हो जाती है। और एक ज़मीन जो कि एक ग्रास लैंड थी वो बिल्कुल ही बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ अरसे के बाद बिल्कुल जो एक ग्रास लैंड था जहाँ पर सब्ज़ा था, घास था, वो एक डेज़र्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेज़र्टिफिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवर ग्रेजिंग है वो काज बनती है डेज़र्टिफिकेशन की, और उसे डेज़र्ट की फार्मेशन जो है वो हो जाती है। दूसरा है कि जो मॉडरेट ग्रेजिंग है उसका क्या फ़ायदा होता है। मॉडरेट ग्रेजिंग का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जितना भी पौधे होते हैं, एक तो जब जब घास को या किसी पौधे को ऊपर से काटा जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से बाकी जो उसकी होती हैं वो शाखें निकालता है। टिलरिंग कहते हैं इसको, उसकी ज़्यादा होती है, शाखें ज़्यादा निकलती हैं। स्प्रूटिंग कहते हैं, घास ज़्यादा तेज़ी से फूटती है, ज़्यादा और शाखें निकालती है। तो अगर कहीं घास कम है तो वो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी और जो ग्रास लैंड है वो और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। इसका मतलब है ग्रेजिंग आप करते रहेंगे तो वहाँ पे जो वो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बारिश आएगी फिर वो ज़्यादा स्प्रूट कर जाएगा, फिर वो उसकी ग्रेजिंग हो जाएगी, फिर वो स्प्रूट कर जाएगा। अब शर्त यह है कि पौधे ज़मीन से उखड़ ना जाएँ, ज़मीन के अंदर रह जाएँ। और जो मॉडरेट ग्रेजिंग है उसमें यही होता है कि जानवर ऊपर से उसको जो है वो घास को खा लेते हैं, लेकिन रूट समेत पौधे को वहाँ नहीं उखाड़ते हैं, पौधा वहाँ रह जाता है। दूसरा, वहाँ पर जो है वो ट्रैम्पलिंग भी नहीं होती है जानवरों की। जो वहाँ पे मुख्तलिफ कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी फिर उसके लिए ख़ुराक जो है वो बन जाता है। ऑर्गेनिक मैटर वो ख़ुराक बनती है तो वो ख़ुराक उसको मिल जाती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो पौधे मौजूद होते हैं उसके अंदर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मतलब इजाफ़ी होते हैं। कुछ घास होती है तो कुछ वहाँ पर हर्ब्स वगैरह जो वो ग्रो कर जाती हैं। तो जब वो आते हैं तो हर्ब्स को वो वहाँ से उखाड़ लेते हैं, या अगर नहीं भी उखाड़ते हैं तो वहाँ रह जाते हैं। लेकिन जो ग्रास हैं उसकी ग्रो करने की स्पीड ज़्यादा होती है और जो हर्ब्स वगैरह होती हैं, श्रब्स होते हैं, उनकी ग्रो करने की स्पीड कम होती है। इस वजह से वो जो ग्रास है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है और वहाँ पर दूसरे जो कंपटीटर कहलाते हैं ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे या वहाँ रिड्यूस हो जाएंगे। तो कंपटीटर को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब मैं इसकी भी रीडिंग कर देता हूँ आप लोगों को ग्रेजिंग की, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। मैनी एनिमल्स लाइक रैबिट, गोट्स, शीप, काउस, बफलोज एंड हॉर्सेस फीड ऑन ग्रासेस। दिस मोड ऑफ फीडिंग is called grazing, and these animals are called grazer. These animals lives in pasture land where they feed on grasses. pasture land अभी बता चुका हूँ कि ये चरागाह को कहते हैं। Effects of overgrazing: if many animals are kept on pasture land, many का मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा आकर रखे जाते हैं। दे ईट द ग्रासेस डाउन टू द रूट, ये रूट तक उसको खा लेते हैं। दूसरा एक इसका नुकसान है। दूसरी वजह इसकी काज जो है वही है द हूव्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, सुम्ब कहते हैं, पाँव कहलाते हैं ये। ट्रैम्पल्स द सॉइल इन टू द हार्ड लेयर्स, ट्रैम्पल का मतलब रौंदे जाना, रौंदी जाती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच रेन वाटर will not penetrate
दिस सॉइल, और वो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, पेनिट्रेट नहीं करेगा। और जब पेनिट्रेट नहीं करेगा, एज ए रिज़ल्ट वाटर रन्स ऑफ, ऊपर से मूव कर जाएगा, फ्राम द अपर सरफेस रिमूविंग द टॉप सॉइल विद इट, और अपने साथ ऊपर वाली सॉइल जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होती है वो भी ले जाएगा। द फाइनल रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग इज़ टोटल बैरन लैंड, और जब ये इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, बैरन लैंड, बंजर, बैरन का मतलब बंजर होती है, बैरन लैंड ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़मीन बंजर हो जाएगी। मैनी मे लीड्स टू दी, जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए ग्रास लैंड इनटू ए डेजर्ट, और इस तरीके से वो एक ग्रास लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग, ये अलहदा एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, और जो इफ़ेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग है वो भी आ सकता है। मॉडरेट ग्रेजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन ग्रासलैंड एंड इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम होती है। इट डिस्ट्रॉय दी कंपटीटर, एक तो डिस्ट्रॉय करती है कंपटीटर्स को, एंड हेल्प द ग्रासेस टू ग्रो वेल, और इस तरीके से ग्रास को जो है वो ग्रो करने में मदद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नाइट्रोजन डिप्लीशन, ये भी शार्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ये नोट आ जाता है, राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड रेमेडीज़, रेमेडीज़ कहते हैं उसके ट्रीटमेंट को, कि किस तरीके से उसको रेमेडी किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, और किस तरीके से उसको जो है वो, इसकी वजह क्या बनती है कि नाइट्रोजन जो है वो डिप्लीट कैसे, डिप्लीट का मतलब कम पड़ जाना, कमी कैसे होती है इसके अंदर। तो पहले जो है वो इसकी मैं बता देता हूँ आप लोगों को काजेज़ जो हैं नाइट्रोजन की डिप्लीशन की, फिर उसकी रेमेडीज़ भी बताता हूँ। तो जो ख़ास तौर पर नाइट्रोजन की जो डिप्लीशन होती है, नाइट्रोजन वैसे तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन साइकिल जो है ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है, और ये ख़ुद ब खुद जो है खुदकार सिस्टम होता है, इसके अंदर ख़ुद ही जो नाइट्रोजन है वो बहाल होती रहती है। लेकिन कुछ नाइट्रोजन ऐसी होती है जो साइकिल से निकल जाती है, साइकिल से मतलब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मसलन कैसे चलेगी, तो इसकी काजेज़ अगर देखें तो कुछ नाइट्रोजन जो है, जैसा कि आग लग गई फील्ड के अंदर, और ज़्यादातर जो है वो इसमें खेती में लगाने के लिए वो खेत को जो है वो आग लगा देते हैं, तो वो जब नाइट्रोजन होती है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वो जल जाती है, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन जो है वहाँ पर कम पड़ जाती है। दूसरा यह है कि जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में मौजूद होते हैं, तो जो नाइट्रेट मौजूद होती है वहाँ पे वो उसको डीनाइट्रीफाई करके दोबारा नाइट्रोजन के साइकिल में वापस भेज दें, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो तीसरी वजह जो है वो ये बनती है कि जो ख़ास तौर पर जब बारिश होती है तो जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, नाइट्रेट होती है, वो पानी के अंदर डिज़ाल्व हो जाती है, और डिज़ाल्व होकर वो लीच्ड हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, और वो इतना गहराई में चली जाती है जहाँ से पौधा उसको हासिल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो वो ब्रीड हो गई ज़मीन के अंदर गहराई में चली जाती है। तो इस तरीके से जो पौधा है वो नाइट्रोजन जो लीच्ड हो जाती है, जो नीचे चली जाएगी, वो भी साइकिल से ख़त्म हो जाती है। अब साफ ज़ाहिर है कि ये सारी जो नाइट्रोजन ख़त्म हुई है, इसको किस तरीके से जो है वो पूरा किया जाता है, या इसको किस तरीके से जो है इसकी रेमेडीज़ जो हैं वो होती हैं। तो इसको पूरा करने के लिए इसकी रेमेडी ऐसी होती हैं कि जो नाइट्रोजन होती है उसके अंदर ख़ास तौर पर जो है ये जो नाइट्रोजन कम पड़ जाती है, ये एक तो इसको बहाल करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको पता है, बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कर जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको वो फिक्स करते हैं नाइट्रेट के अंदर, और फिर वही नाइट्रोजन जो है वो पौधे इस्तेमाल करते रहते हैं। जो पूरे ऑर्गेनिज़म जो हैं वो फिर उसी नाइट्रोजन पे जो प्लांट्स उसको फिक्स बैक्टीरिया फिक्स करते हैं वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र होती है, और प्लांट से फिर तमाम एनिमल्स के अंदर जो वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये इस तरीके से इस कमी को पूरा किया जाता है। और दूसरी कमी जो है उसको पूरा करने के लिए ये होता है कि जो ज़मींदार होते हैं, वो जो खेती वाली करने वाले होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले, वो इसको इसकी जो नाइट्रोजन है, आर्टिफिशियल जो नाइट्रोजन है, यूरिया हो गई, अमोनियम फास्फेट हो गई, तो उसको वो इसके अंदर पूरा कर देते हैं, वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की जो कमी है वो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन जो है उसको सप्लीमेंट के तौर पर डाला जाता है, वो पूरी कर दी जाती है। तो ये दोनों जो हैं, ये नाइट्रोजन की डिप्लीशन, ये भी एक क्वेश्चन है, और दूसरा इसकी काजेज़ भी बता दी मैंने, और इसकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी बता दी हैं। मैं इसको जो है वो रीड कर देता हूँ
इसको दोबारा देख लें आप लोग। ये मैंने अलग-अलग हेडिंग दे के लिखा है। ये अगर आप इन्हीं को नोट्स तैयार कर लें या क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। जो मैंने पूरा चैप्टर आपको दिया है, आप इसी नोट्सों से और जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी है, इस रिकॉर्डिंग से ही आप इसको तैयार करें। नाइट्रोजन की काजेज होती हैं, आल दो द नाइट्रोजन साइकिल अपेयर्स कंप्लीट, अगरचे ये मुकम्मल नज़र आता है, एंड सेल्फ सस्टेनिंग, खुद कार नज़र आता है। नाइट्रेट्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट, तो ये मुसलसल जो है उसमें ख़त्म होते रहते हैं। ड्यू टू दी सॉयल इरोजन, सॉयल इरोजन कहा है ज़मीन की तोड़ फोड़ का। ज़मीन की तोड़ फोड़ का मतलब अभी जिसका मैंने कहा है कि जो ज़मीन के ऊपर पानी आता है तो पानी से वो ऊपर वाली सतह से बह जाता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमस वगैरह चला जाता है, तो ज़मीन जो है वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ज़मीन की जो तोड़ फोड़ है, गड्ढों पड़ना जो बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, हवा की वजह से, तो इसे हम सैलो इरोजन कहते हैं। दूसरा फायर हो सकती है, जो हम आग लगाते हैं खेतों में जलाते हैं। और तीसरा जो है वो वाटर परकुलेटिंग डाउन, पानी नीचे लीच कर जाता है, नीचे चला जाता है थ्रू द सॉयल, ज़मीन की सतह से नीचे चला जाता है, एक ख़ास सतह से नीचे चला जाता है। नाइट्रेट्स आल्सो लॉस्ट, और उसके बाद नाइट्रेट्स भी ख़त्म होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये वजह बनती है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बता चुका हूँ नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कि वो होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। विच ब्रेक्स डाउन नाइट्रेट, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं नाइट्रेट्स को इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि N2 में इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसका रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ ऑफ नाइट्रोजन डिप्लीशंस को, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं इसकी डिप्लीशन को। डिस्पाइट दीज लॉसेस द नाइट्रोजन साइकिल इज़ मेंटेन, इसके बावजूद कि ये चीज़ें लॉस करती हैं लेकिन नाइट्रोजन साइकिल फिर भी मेंटेन रहता है बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो इसमें बड़ा किरदार जो है वो अदा करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। विच इनकारपोरेट, शामिल कर देना, विच इनकारपोरेट गैशियस नाइट्रोजन फ्राम एयर इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो शामिल करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर जो नाइट्रोजन, आम नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रेट से अमीनो एसिड बनेंगे, अमीनो एसिड से फिर आगे जो प्रोटीन बनेगी तो वो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स बना देते हैं जो ये कन्वर्ट होते हैं इसमें। फिर उसके बाद है सॉइल नाइट्रोजन रिजर्व्स आर आल्सो स्ट्रेंथन, और ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको मज़ीद सहारा मिलता है बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बाय द मैन हिमसेल्फ, खुद ही हम उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को डाल देते हैं ताकि वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके, और इसको कर देते हैं। तो ये दोनों 3 या 4 शार्ट क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने तैयार कर ले हैं। आज ही हमारा आखिरी लेक्चर है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।